नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के.एम. गुप्ता इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको करियर ऑप्शंस बताए थे एसएससी के अंदर कि कोई भी ग्रेजुएट या 12th पास स्टैंडर्ड कोई भी स्टूडेंट अपना करियर किन एग्ज़ाम्स के माध्यम से बना सकता है। आपसे पिछले वीडियो में मैंने कमिट किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बैंकिंग में करियर ऑप्शंस से रिलेटेड जानकारी दूंगा, तो वो आज मैं आपके सामने लेके हाजिर हूँ। बैंकिंग में कोई भी ग्रेजुएट अपना करियर कैसे बना सकता है, किस पोस्ट पे बना सकता है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप उस जानकारी का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बैंकिंग से जुड़े हुए एग्ज़ाम्स के ऊपर और उसमें आप जो भी करियर बना सकते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उन एग्ज़ाम्स को कैसे कंडक्ट कराया जाता है ये जानकारी भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। तो थोड़ा सा टॉपिक से बाहर आ जाते हैं, आउट ऑफ सिलेबस चलते हैं। थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि जितने भी महत्वपूर्ण कंटेंट मैं डिलीवर करता हूँ वो टाइम टू टाइम आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें। हम अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए बैंकिंग से जुड़े हुए एग्ज़ाम्स और उनमें आप कौन से करियर को चुन सकते हैं इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए, बैंकिंग के इतिहास के अंदर जाएं तो हमारे देश के अंदर बैंकिंग के कई चरण रहे हैं। किसी समय पे बैंकों को एक दुकान की तरह कंसीडर किया जाता था जहां पे जॉब परमानेंट नहीं होती थी, पर 1969 के अंदर सबसे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत नेशनलाइज किया था। उसके बाद कुछ समय बाद आप देखेंगे तो 6 बैंकों को और राष्ट्रीयकृत किया गया। टोटल 20 बैंक्स थे। उनमें से आगे चल के एक बैंक थी न्यू बैंक ऑफ इंडिया, जो पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो गई थी। तो एक तरीके से 19 नेशनलाइज जो बैंक थी वो बहुत समय तक चलती रहीं। अब जाके कई बैंकों के मर्जर्स हुए हैं तो उनकी संख्या कम हो चुकी है। तो बैंकिंग में जब नेशनलाइजेशन आया तो एक ये सरकारी क्षेत्र से जुड़ा, तो ये ज़रूरत महसूस की गई कि एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए जो बैंकिंग में प्रमोशंस के लिए भी और रेगुलर रिक्रूटमेंट के लिए भी एग्ज़ाम कंडक्ट कर सके। तो बॉम्बे के अंदर इसके लिए एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, IBPS, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। हम जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो बैंकिंग की परीक्षा डायरेक्टली IBPS नहीं लेता था, BSRB करके बोर्ड हुआ करते थे, बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड, ज़्यादातर राज्यों की राजधानी में हुआ करते थे, जो सन 2000 तक अस्तित्व में थे। उनकी जिम्मेदारी होती थी कि राज्य में स्थित सभी बैंकों के अंदर PO और क्लर्क की वैकेंसी नोटिफाई करें और उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराएं, और वो एग्ज़ाम कंडक्ट IBPS के माध्यम से ही किया जाता था। तो सन 2000 में तत्कालीन वाजपेयी गवर्नमेंट के द्वारा ये सारे बोर्ड डिजॉल्व कर दिए गए, ख़त्म कर दिए गए, और बैंकों को जिम्मेदारी सौंप दी गई कि आप अपने आप स्वयं ही अपनी भर्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करें। तो लगभग 10 साल तक 2001 से 2010 तक ये मॉड्यूल चलता रहा कि हर बैंक अपनी अपनी परीक्षाएं आयोजित करने लगी PO और क्लर्क के लिए। ये थोड़ा हेक्टिक हो गया स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उसे 10 बैंकों में 10 बार फॉर्म भरना पड़े और 10 बार ही परीक्षा में बैठना पड़े। तब 2011 के अंदर IBPS ने ये जिम्मेदारी ली कि परीक्षा हम ही कराएंगे, और परीक्षा पूर्णतः हम इस तरीके से कराएंगे कि एक फाइनल लिस्ट बैंक को सौंप दी जाए कि भाई ये कैंडिडेट आपकी बैंक में सेलेक्ट हुए। राइट नाउ IBPS उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह निभा रहा है। IBPS परीक्षा जो लेता है वो हर साल आयोजित होती हैं और हर साल ये एक फिक्स कैलेंडर जारी करता है। जनरली स्ट्रिक्टली उस कैलेंडर को फॉलो करते हुए ये परीक्षाएँ आयोजित होती हैं। तो IBPS के द्वारा आयोजित परीक्षाओं के बारे में मैं चर्चा करूं। एक जानकारी यहाँ ये भी बता दूं कि IBPS नेशनलाइज बैंक के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है। SBI का जो ग्रुप है, पहले SBI एसोसिएट प्लस SBI मिला के 8 का ग्रुप हुआ करता था, अब केवल वो SBI रह गया है। तो वो अपने लिए अलग से परीक्षा आयोजित करवाता है। वो परीक्षा लेता IBPS ही है, पर वो IBPS के मॉड्यूल में शामिल नहीं होता, वो परीक्षाएँ अलग से आयोजित होती हैं। पैटर्न वगैरह लगभग सेम होते हैं, पर SBI अपने नाम से अलग परीक्षा लेता है। तो IBPS में सबसे पहला एग्ज़ाम आता है PO एग्ज़ाम, यानी बैंकिंग के सबसे ऊंचे पायदान के लिए पहुंचने का जो पहला चरण है वो प्रोविजनरी
ऑफिसर्स से चालू होता है। JMG स्केल फर्स्ट से इसको कह सकते हैं, जिसमें आप प्रोविजनरी यानी परीक्षावीन अधिकारी की पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किए जाते हैं। इसमें प्री और मेन लेवल की 2 परीक्षाएं होती हैं। लगभग प्री और मेन में 3-4 सब्जेक्ट का रोल होता है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। अब ये कम ज़्यादा होता रहता है, हर साल इनका परीक्षा लेने का पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज होता रहता है। ये समय समय पे IBPS नोटिफाई करता है। प्री एग्ज़ाम और उसके बाद मेन एग्ज़ाम आयोजित होता है, और चूंकि PO पोस्ट जो है वो 1 क्लास की पोस्ट है, इसके लिए IBPS इंटरव्यू भी आयोजित करता है। और आप जब ये सारे चरण पास कर लेते हैं, देन यू आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज प्रोविजनरी ऑफिसर इन एनी बैंक। आते हैं अब अगले एग्ज़ाम में, RRB एग्ज़ाम। RRB का मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में क्लर्क और PO की भर्ती जो है वो भी IBPS के द्वारा आयोजित होती है, और इसका क्रम है, परीक्षा आयोजित करने का क्रम है, PO के बाद जैसे ये आ जाता है या पहले ये हो जाता है फिर ये हो जाता है, ये डिपेंड करता है कैलेंडर के ऊपर। इसमें भी सेम कहानी है कि 2 चरण की परीक्षाएं होती हैं। PO के लिए इंटरव्यू होता है और क्लरिकल के लिए रिटन एग्ज़ाम से प्री और मेन से स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है। इसके बाद हम आते हैं अगले एग्ज़ाम में, दैट इज स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्ज़ाम, यानी विशेषज्ञ अधिकारी की परीक्षा। इसमें क्या होता है, जैसे बैंक में हमें आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत है, तो बैंक ये चाहती है कि इसी क्षेत्र का कोई व्यक्ति आए जिसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री कर रखी है। यानी मान लीजिए कोई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत बड़ी पोस्ट है, तो बैंक अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी वैकेंसी नोटिफाई करता है जिन पे खास तरीके की डिग्री की ज़रूरत है। उसके लिए जो एग्ज़ाम आयोजित होता है वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्ज़ाम होता है। इसमें जनरली 2 चरण होते हैं। पहले चरण में ये मिलता जुलता एग्ज़ाम होता है PO से। सेकंड चरण में आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो डिजायरेबल नॉलेज है, जो डिग्री है, उसके क्वेश्चन पूछे। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर साइंस डिजायरेबल है तो उसी के क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स डिजायरेबल है तो इकोनॉमिक्स के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे चूंकि ये PO लेवल का पोस्ट होता है तो इंटरव्यू भी आयोजित किया जाता है। अगला जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है क्लर्क एग्ज़ाम जो होता है बैंक के अंदर, इसमें भी ग्रेजुएशन के बाद कोई भी, मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि पहले 12th पास स्टूडेंट के लिए एक ऑप्शन होता था कि अगर उन्होंने 60% से 12th पास की है देन दे कैन अपेयर इन क्लरिकल एग्ज़ाम। बट अब ये ख़त्म कर दिया गया है, अब केवल आप ग्रेजुएशन के बाद ही इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे इंटरव्यू आयोजित नहीं होता तो 2 चरण की परीक्षा होती है, प्री और मेन। प्री और मेन दोनों इस तरीके की परीक्षाएँ होती हैं जिसमें आपको सब्जेक्ट सारे देखने को मिल जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है, वेटेज अलग अलग होता है। कभी 30 कुछ, जैसे मान लो मैं बात करूं प्री एग्ज़ाम में इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आ गए तो हो सकता है मेन में 40 हो जाए। अब उनका मार्क्स का वेटेज भी अलग अलग हो सकता है। तो ये 4 बड़ी परीक्षाएं हैं जिनके लिए मैंने यहाँ पे आपके सामने स्कोप रखा कि भाई ये इस तरीके से आती हैं। अब आप इन परीक्षाओं में से अपने हिसाब से कोई भी परीक्षा चुन के अपने लिए करियर ऑप्शन जान सकते हैं कि भाई हमारे लिए कौन सा सूटेबल रहेगा। देखिए, बैंकिंग का जो क्षेत्र है वो अलग अलग समय पे बदल रहा है। अब चूंकि बैंकों के मर्जर्स हो रहे हैं तो ये चीज़ देखने में आ रही है कि पहले जितनी वैकेंसी इनके अंदर निकलती थी आज से 4-5 साल पहले, वो अब नहीं है, क्योंकि बैंकों की संख्या कम होती जा रही है। मान लें 3 बैंक एक साथ मिल जाएंगे तो उनमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज डेफिनेटली कम होंगे और वो उसका प्रभाव पड़ रहा है। बट इतना कम नहीं है कि हमें कोई पोस्ट मिले ही नहीं, क्योंकि परीक्षा तो हर साल आयोजित होती है। और मैं तो हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ कि उन्हें तो एक पोस्ट की ज़रूरत है, चाहे वो 1 लाख में से आए, चाहे 10,000 में से आए, चाहे 100 में से आए, क्योंकि पोस्ट तो उनको एक ही मिलेगी। कई बार बच्चे क्या है, एग्ज़ाम ये देख के देते हैं कि इसमें पोस्ट ज़्यादा है और इसमें पोस्ट कम है। आपको ये सच्ची बात बता दूं, जहां आपको पोस्ट ज़्यादा नज़र आती है ना, वो सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है। और जहां आपके लिए पोस्ट कम है वहाँ कंपटीशन उल्टी कम होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मेंटलिटी है कि इसमें तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, और हो सकता है आप वहाँ पर बाजी मार जाएँ। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बैंकिंग में जो परीक्षाएँ आयोजित होती हैं उनमें सबसे मुख्य बात तो ये है कि इनमें जो ऑफिसर लेवल की परीक्षाएं उनमें इंटरव्यू होता है। सारी परीक्षाओं के अंदर 2 चरण होते हैं, प्री होगा, मेन होगा। आप अगर उस मेरिट में आ जाते हैं जो मेन एग्ज़ाम के अंदर डिसाइड होती है। यहाँ पे जनरली प्री एग्ज़ाम ऐसा होता है जो स्टूडेंट को मेन एग्ज़ाम अपीयर करने के लिए कराया जाता है।
मेरिट जो बनती है फाइनली वो मेन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के कट ऑफ पे बनती है, या क्लरिकल एग्ज़ाम में मेन एग्ज़ाम की कट ऑफ के ऊपर मेरिट बनाई जाती है। और ये भी डिपेंड करता है किस स्टेट में किस बैंक की कितनी वैकेंसीज़ हैं और आपने किस स्टेट को प्रेफरेंस दी है, वहाँ पे उस कैटेगरी की जिससे आप बिलोंग करते हो क्या कट ऑफ जा रही है। अगर आप उसमें एडजस्ट कर जाते हो तो डेफिनेटली आपको बैंक के अंदर करियर बनाने का मौका मिल जाएगा। यहाँ जो बात मैंने आपसे कही कि एसबीआई के पोस्ट आईबीपीएस द्वारा जो डायरेक्ट एग्ज़ाम होते हैं उनमें शामिल नहीं होते, क्योंकि एसबीआई अपनी परीक्षा अलग से करवाता है, अपने नाम से करवाता है। एग्ज़ाम वो आईबीपीएस ही कंडक्ट करता है पर वो अलग नाम से आयोजित होती हैं। उसमें भी क्लरिकल और पीओ एग्ज़ाम की परीक्षाएं होती हैं पर वो परीक्षाएं आईबीपीएस वाले मॉड्यूल में शामिल नहीं होती। तो ये जानकारी बैंकिंग से रिलेटेड थी, बैंकिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड थी। आपको इन ऑप्शंस के बारे में पता लगा, इनकी परीक्षा प्रणाली के बारे में पता लगा। अब आप कोई भी ऑप्शन चुन के अपना करियर बना सकते हैं। इससे आपको आसानी होगी ये जानने में कि ये हमारे लिए सूटेबल है या नहीं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो और इसका कंटेंट आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने कमेंट्स ज़रूर दें, जिनसे अगर कोई इम्प्रूवमेंट होगा तो हम निश्चित रूप से आपके लिए करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम कुछ नए ऑर्गेनाइजेशंस के करियर ऑप्शंस लेके आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।